हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर वायु। वायु क्या होती है? वायु एक मिश्रण होता है जिसमें क्या होती है, विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। अब वायुमंडल के पास बारे में पढ़ते हैं तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के सघन एरिया या एक घने सरगन एरिया को क्या कहती हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसमें क्या होती है, विभिन्न गैस उपस्थित होती हैं, जिसमें सभी गैसें। अब होती है वायुमंडल के संगठन के बारे में। तो वायुमंडल का संगठन क्या होता है? किसी भी संगठन में क्या होती है, कंपोनेंट में 100% होती है। तो वायु में भी क्या 100% है, लेकिन इसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन है। वायुमंडल में जो टोटल गैस है उनका 78% नाइट्रोजन होती है। 21% क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। 0.03% CO2 गैस, 0.93% ऑर्गन गैस तथा 0.01% क्या होती है, अदर गैस होती है। इस प्रकार वायुमंडल में क्या होती है, टोटल 100% गैसेज होती हैं। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के साथ भी हम क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। ये क्या है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज पाई जाने वाली गैस क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी इसका उपयोग डायरेक्ट नहीं करते हैं। जो दलहनी पौधे होते हैं उनमें राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, वो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और इसका उपयोग पेड़ पौधे करते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, जीवधारियों में क्या होती है, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। बिना ऑक्सीजन गैस के हम जीवित नहीं रह सकते। तो जो ऑक्सीजन गैस है एक प्राप्त कैसी होती है, तो जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो इस CO2 गैस को 0.03% CO2 गैस है, इसका क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। इसको क्या करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। साथ में जिसके द्वारा आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, किसके द्वारा, आपके पेड़ पौधों के द्वारा। तो उस ऑक्सीजन गैस का उपयोग हम जीवित प्राणी करते हैं और वो जब उस ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में लेते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन CO2 गैस छोड़ते हैं और एक साइकिल चलता रहता है। इसी प्रकार आपकी आर्गन गैस है और अदर गैस 0.01% होती है। अब हम वायुमंडल की लेयर के बारे में पढ़ते हैं। वायुमंडल है तो वायुमंडल क्या होता है, वायु का घेरा है। ये तो है नहीं कि सभी जगह बिल्कुल एकदम टोटल सरफेस पे वायु का दाब है या वायु की लेयर है वो एक समान रूप से व्यवस्थित हो। कहीं पर कुछ जाना है तो कहीं पर कुछ पतली है। तो इसी के कारण इसके वायुमंडल की लेयर को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। इसके जस्ट ऊपर क्या पाई जाती है, तो ट्रोपोस्फियर या क्षुमंडल पाया जाता है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और ऊपर वाला क्या हो गया, एक्सोस्फियर हो गया। इसको कंजेस्टेड करते हैं। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी की वायुमंडल की विभिन्न लेयरों के बारे में। तो वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा होता है, जो जगह एरिया होता है वो क्या होता है, वायुमंडल होता है। अब वायुमंडल में जो गैसों का परसेंटेज है, गैसों की जो लेयर है वो सभी जगह एक समान तो रहती नहीं है, कहीं अधिक रहती है कहीं कम रहती है। तो जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के जो 0 से 18 किलोमीटर तक का एरिया होता है वो क्या कहलाता है, क्षोभमंडल। पृथ्वी के ऊपर का जस्ट ऊपर, जिसमें क्या होता है, वायुमंडल की सभी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा, कोहरा, तापमान, ओलावृष्टि, सब कुछ किसमें होता है, इसी लेयर में होता है। कौन किसमें, क्षोभमंडल में। अब क्षोभमंडल की जो लेयर है इसकी ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर होती है। पर ये सभी जगह एक जैसी नहीं है। ये ध्रुवों पर इसकी वो महाद्वीपीय एरिया में तो इसकी वो क्या होता है, 18 किलोमीटर होती है। लेकिन जो महासागरीय एरिया होता है उस एरिया में इसकी परत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो कहाँ रहती है, 5 किलोमीटर रहती है। साथ ही जो क्षोभमंडल है इसमें क्या होती है, ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है, कम होता जाता है, जिसे क्या कहते हैं, नॉर्मल तापरेट या तापपतन दंडी कहते हैं। यानी जो क्षोभमंडल में ऊपर की ओर जाने पर आपको क्या होती है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या दिखेगी, कमी दिखेगी। देखिए किसे कहते हैं, नॉर्मल तापपतन दर, सामान्य तापपतन दर या तापमान में गिरावट कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है, आपकी कोहरा, वर्षा, ओलावृष्टि,
हिमपात जो सभी मौसमी घटनाएं होती है वो किसमें होती है, क्षोभ मंडल में होती है। इसके पास तो आता है आपका समताप मंडल, ये 18 किलोमीटर से लेकर कहाँ तक होता है, 50 किलोमीटर तक का एरिया होता है। इसमें क्या होता है, 35 से 50 किलोमीटर तक एक लेयर पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, आपकी ओजोन लेयर। ये क्या करती है, आपकी जो सन से जो किरणें आती हैं अल्ट्रावायलेट, सूरज से जो अल्ट्रावायलेट या अवरक्त किरणें आती हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है। जो समताप मंडल है इसमें क्या होता है, इसमें तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसमें वायुमंडलीय दशाएं पाई नहीं जाती, जिससे यहाँ पर क्या होता है, स्थिर रहता है। इससे इसमें क्या रहती है, आपकी हवाई जहाज वगैरह होती हैं वो इसी वायुमंडल में आपको मतलब चलाई जाती हैं या इसी एरिया में क्या होती हैं, वायुमंडल में दिखाई देती है, यहीं पर वो भ्रमण करती है। इसके बाद आती है मध्य मंडल, जो 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक का एरिया रहता है। अब क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच का जो एक एरिया होता है जहाँ से एक क्षोभ मंडल की सीमा होती है तो उसे क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। इसी प्रकार समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की जो लेयर होती है वो क्या कहती है, समताप सीमा कहलाती है। इसी प्रकार मध्य मंडल की मध्य सीमा, आयन सीमा इस प्रकार आगे रहता है। मध्य मंडल क्या होता है, 50 से 80 किलोमीटर का होता है। इसमें क्या होता है, तापमान में सर्वाधिक गिरावट इसी में होती है। फिर आयन मंडल होता है, इसको 3 लेयरों में बांटा गया है, DEF। इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होती है, जो आपकी ग्रह वगैरह होती है वो आयन मंडल में एक प्रक्षेपित किए जाते हैं। और लास्ट वाली लेयर वायुमंडल होती है। इसके बाद क्या होता है, आपका जो वायुमंडल होता है वो समाप्त हो जाता है। लास्ट लेयर क्या होती है, वायुमंडल होती है। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है, वो है भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। तो अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बढ़ते हैं। भूमंडलीय तापन इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। अब क्या होता है, जो दिन के समय जो सूर्य का प्रकाश है, ये पृथ्वी है, ये आपका सन है, इस पे पेड़ पौधे बने हुए हैं। तो क्या होता है, पहाड़ भी है, ऐसे बहुत सारी स्थलाकृतियां बनी हुई है इस पर। तो ये दिन के समय जो पृथ्वी है जो सूर्य से क्या करती है, आपका प्रकाश एब्जॉर्ब करती है, सनलाइट देती है, मात्र कुछ परसेंट ही एब्जॉर्ब करती है। तो जो दिन के समय पृथ्वी क्या हुई, इन्होंने सन से क्या लिया, प्रकाश लिया। प्रकाश किसके रूप में आता है, विकिरण के रूप में आता है। तो प्रकाश क्या हुआ, पृथ्वी ने लिया, एब्जॉर्ब किया। इससे क्या हुई, पृथ्वी गर्म हो गई। अब एक गर्म हो गई तो जो पृथ्वी है जो दिन में गर्म हुई, अब तो ये क्या हुई, रात्रि के समय ये क्या होती है, अपना प्रकाश क्या करती है, उत्सर्जित करती है। तो ये पृथ्वी जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो क्या होता है, इसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, CO2 गैस का आवरण है। क्या है, CO2 गैस का आवरण है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो सूर्य से प्रकाश को तो पृथ्वी तक आने देती है विकिरण के रूप में, लेकिन जो पृथ्वी जो रात्रि के समय प्रकाश का विमोचन करती है, जो उत्सर्जित करती है, तो वो CO2 की लेयर है, वो इस प्रकाश को वायुमंडल में जाने से रोकती है। जिससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसे ही क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहती है। जिसके कारण क्या हो रहा है, आपके ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ क्या हो रही, पिघल रही है। एक यानी जो सन से आने वाले प्रकाश को तो पृथ्वी पर आने दे रही है, लेकिन जो CO2 गैस है एक आवरण का काम करती है। तो क्या करती है, जो पृथ्वी अब जब प्रकाश आया, ऊर्जा आई तो पृथ्वी गर्म हुई। अब वो रात्रि के समय उसको क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी, तभी तो ठंडी होगी। तो जो पृथ्वी है जो उत्सर्जित करती है प्रकाश को, तो जो वायुमंडल पर CO2 की लेयर है वो इस प्रकाश को वायुमंडल में जाने से रोकती है। जो CO2 की लेयर है पृथ्वी के आसपास, तो वो लेयर क्या होती है, पृथ्वी से जो प्रकाश जाता है, जो ऊष्मा जाती है जो वायुमंडल में जानी चाहिए, उसको क्या कर लेती है, रोक लेती है। इससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है।
वही क्या है, मंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहती है। इसके कारण क्या होगी, अभी ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ क्या हो रही, पिघल, ये ग्लेशियर भी आपने देखा होगा, कभी कभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो वो इसी मंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। अब करती हैं अगला टॉपिक। अगर मौसम और जलवायु के बारे में, तो मौसम क्या होता है, मौसम क्या है, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, वह क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। आप दिन में देखते हैं कभी दिन में धूप आ जाती है तो बादल आ जाते हैं, या कभी तेज धूप आ जाती है तो इससे क्या लगती है, गर्मी लगती है। तो कभी क्या होता है, बहुत टाइम हो जाता है, पानी नहीं बरसता, उससे क्या हो जाती है, उमस टाइप की हो जाती है। तो क्या है, मौसम दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। लेकिन जलवायु किसी भी स्थान के दीर्घकालिक स्थिति को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। जलवायु एक निश्चित रहती है, जैसे जैसे भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, इसी प्रकार के जो ऋतुएं होती हैं वो उस स्थान के मौसम को निर्धारित करती हैं। जो ऋतुएं होती हैं किसी भी जैसे भारत में 6 ऋतुएं हो जाती हैं, मैनली 3 होती हैं, तो वो क्या होती है, शीत ऋतु है, तो जो मौसम होता है वो ठंडा रहता है। तो क्या होता है, ऋतुएं होती हैं वो किसको प्रभावित करती हैं, मौसम को प्रभावित करती हैं। और इसी मौसम की दीर्घकालीन अवधि को क्या कहते हैं, जलवायु कहा जाता है। अब क्या पढ़ते हैं तापमान के बारे में, तापमान क्या है। अब पढ़ते हैं तापमान के बारे में। वायुमंडल में मौजूद ताप एवं शीतलता की मात्रा को क्या कहा जाता है, शीतलता के परिणाम को क्या कहते हैं आप, तापमान कहते हैं। तापमान वायुमंडल में तापमान ऋतुओं सिर्फ उसके सूर्यताप के कारण नहीं बदलता, केवल दिन रात के कारण नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। अब हम पढ़ते हैं अतापन के बारे में। अतापन इसे क्या कहते हैं, सूर्यताप भी कहते हैं। सूर्य से आने वाली ऊर्जा की मात्रा जो या ऊष्मा पृथ्वी जिसे क्या करती है, पृथ्वी रोक लेती है, क्या कहलाती है, अतापन कहलाती है। अतापन क्या है, ये एक ही नंबर की डेफिनेशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है, कभी कभी आ जाती है, इसलिए मैं इनके बारे में। अतापन यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा इसे क्या करती है, पृथ्वी अब्जॉर्ब करती है, वो क्या कहलाती है, अतापन कहलाती है। अब हम वायुमंडल अतापन या सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या हो जाती है, घटती जाती है। यानी भूमध्य रेखा पर क्या होती है, सूर्य क्या होता है, 90 डिग्री होता है, जिससे यहाँ अतापन या सूर्यताप क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे, हमें क्या होती है, शीतलता बढ़ती जाएगी और अतापन की मात्रा क्या हो जाती है, कम होती जाती है। अब पढ़ते हैं वायुदाब के बारे में। वायुदाब क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया बल क्या होता है, वायु के द्वारा के भार द्वारा, किसके द्वारा, वायु के भार द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। यानी पृथ्वी की सतह पर जो वायु के भार द्वारा लगाया गया बल, वायु भी क्या होती है, पृथ्वी पर एक फोर्स लगाती है, वही क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। जो पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर, जो अभी बताया था, वो ट्रोपोस्फीयर में के ऊपर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है, वही यहाँ पर वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब क्या होता है, तेजी से गिरने लगता है, यानी उसमें क्या होती है, कमी होने लगती है। तो समुद्र तल में वायुदाब क्या होता है, सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर घट जाता है। जैसे अब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो क्या होता है, वायुदाब कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फाउंटेन पेन की साइज से क्या निकलने लगता है, इंक निकलने लगती है, वो क्या है, वायुदाब के कारण होता है। अब जो पवन भी है वो भी क्या होता है, वायुदाब के कारण ही होती है। यानी पवन क्या होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। अब पवन के बारे में पढ़ते हैं। पवन किसे कहते हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, पवन कहा जाता है। पवनें क्या होती हैं, इसके प्रकार भी दिए हुए थे कि स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। स्थानीय पवन क्या है, जो स्थान विशेष में कुछ टाइम पीरियड के लिए चलते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्थानीय पवन कहते हैं। जैसे स्थल समय ये क्या हुआ, स्थानीय पवन हुआ। अब मौसमी पवन जो क्या होती है, मौसम के अनुसार चलती है, जिसके कारण क्या होती है, ये पवनें क्या होती है, विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, उन्हें क्या कहते हैं, मौसमी पवनें कहते हैं। जैसे भारत में क्या होती है, मानसूनी पवन, जिससे क्या होती है, बारिश होती है। स्थायी पवनें भूमध्य रेखा के ऊपर आसपास पाई जाने वाली व्यापारिक पश्चिमी पवनों एवं पूर्वी पवनों को क्या कहते हैं, जो वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में चलती रहती है, उन्हें क्या कहते हैं, स्थायी पवनें कहते हैं। जो भूमध्य रेखा के 0 डिग्री है, इसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे इस एरिया को क्या कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर
शांत, एकदम ये क्या एकदम शांत रहता है ये वाला एरिया पर। फिर ऊपर की ओर जाने पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या होती है, स्थायी पवनें होती हैं। ये परस्पर एक जैसे चलती रहती है। ये उपोष्ण उच्च जलवायु का क्षेत्र होता है, जिससे क्या होता है 30 डिग्री तक होता है, इसे हॉर्स पवन कहते हैं। इसमें क्या होता है 30 डिग्री ऊपर जाने पर इसे प्रसन्न प्रशासा तीक्ष्ण था। और ऐसा कहा जाता है इस बार इसे क्या कहते हैं, उपोष्ण वायु का क्षेत्र कहते हैं। जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है ये कहाँ चलती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। जी कहाँ चलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर चलती है। क्या होती है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिण पूर्वी, ये क्या होती है, स्थायी होती है। इसके बाद उपोष्ण उच्च वायु का क्षेत्र क्या होता है, 30 से 35 डिग्री का एरिया होता है। इसमें एरिया क्या होता है, इसमें कार्यकाल क्या होता है, शांत रहता था। जब जो नाविक होते थे वो जो इस एरिया से निकलते थे तो क्या होती थी, ये शांत होता था, इसमें कोई सलजन नहीं होती। तो वो जो अपने साथ हॉर्स वगैरह ले जाते थे उनको इसमें फेंक देते थे, जिससे क्या होता है उसमें वेट कम हो जाता था और तो आराम से गति कर लेते थे। अब सनातन पक्षियों पकड़े, सनातन पक्षियों पकड़े ऊपर उत्तरी ध्रुव वाला एरिया है, उत्तर साइड वाला और नॉर्थ पोल वाला। इसमें क्या होता था, ईस्टर्न भाग ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये साउथ में क्या है, जल भाग ज़्यादा है, जिससे यहाँ पर क्या होती थी, यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री और 50 डिग्री ऐसी यहाँ पर विभिन्न पवनें चलती है, जिन्हें चीता जाता है 50 इस टाइप से कहते हैं। फिर आरो ध्रुवीय निम्नवायु का पेटी, तो ध्रुवीय निम्नवायु का पेटी, इस प्रकार से क्या होगी, पवनों का विस्तार पाया जाता है। इन पवनों का नाम उनकी दिशा के आने के आधार पर रखा गया है। जैसे पछुआ पवन, पछुआ पवन क्या होती है, पश्चिम की ओर बैठी है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पछुआ पवन। कारण पश्चिम से आती है इसलिए इन्हें कहते हैं पछुआ पवन। इस प्रकार अब पढ़ते हैं आर्द्रता के बारे में। तो जब जल पृथ्वी के विभिन्न स्रोतों से या जल स्रोतों से क्या होता है, वाष्पित होता है, तो वो क्या कहलाता है, जलवाष्प कहलाता है। और इसी जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जो किसी भी समय जलवाष्प क्या कहलाती है, आर्द्रता में परिवर्तित हो जाती है, आर्द्रता में परिवर्तित हो जाती है। तो जलवाष्प जो जलवाष्प की धारण करने की क्षमता या जलवाष्प की धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। कब, जब दिन में जब आर्द्र दिन होता है तो उस समय क्या होती है, जब वायु गर्म होती है तो आर्द्र दिन होता है और उस समय जलवाष्प की धारण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसके बाद जो जलवाष्प है वही क्या बनाती है, वर्षा बनाती है। वर्षा कैसे बनाती है उसके बारे में पढ़ते हैं, वर्षा कैसे होती है। जब जलवाष्प का ऊपर उठकर जब जलवाष्प होती है, जब वो ऊपर उठेगी, पृथ्वी की सतह से ऊपर उठेगी तो गर्म, पहले तो जलवाष्प होगी, जलवाष्प क्या होगी, गर्म होगी। जब पृथ्वी की सतह से ऊपर उठेगी तो वो क्या होगी, ठंडी होकर क्या होगी, संग्रहित होगी। संग्रहित होकर वो क्या होगी, बूंदों में परिवर्तित होगी। और इन बूंदों से क्या बनता है, बादल बनता है। बूंदों के समूह को क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। और जब यह बादल जब यह जलवाष्प या जो बूंदों जल की बूंदें होती हैं, इनको जो वायु इनके वेग को सहन नहीं कर पाती, वायु में तैर सके। जब यह तैर ना सके, जब ये क्या हो जाती है, इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और भारी हो जाती है, तो ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती है। इसे क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। एक बार और जब जलवाष्प का ऊपर उठेगी, जैसे ये आपका जल है, यहाँ से सनलाइट हुई तो ये इस पर होगा, तो इससे क्या हुआ, ये वाष्पित हुई तो इससे क्या हुई, जलवाष्प बनी। जलवाष्प जब ऊपर जाएगी तो क्या होगी, गर्म होगी, तो ऊपर जाएगी तो क्या होगी, ठंडी होगी। तो ये जलवाष्प क्या हुई, फिर ठंडी हुई जो वर्षा जी बूंदों के रूप में इकट्ठी हुई। इन बूंदों से क्या बना, बादल बना। जब बादल बना तो जब इन्हीं बूंदों से समूह को क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। और जब जल की बूंदें ये भारी हो गई, जब जल की मात्रा इकट्ठी हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये क्या हो गई, ये हो गई, तो ये बूंदों के रूप में फिर धरातल पर आ जाती है। जब इनकी मात्रा अधिक हो गई, वेट इनका अधिक हो गया, बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई, तो वो क्या कहलाती है, धरातल पर आकर क्या कहलाती है, वर्षा कहलाती है। अब वर्षा 3 प्रकार की होती है, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और समुद्री वर्षा। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।